वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट समझेंगे उसके पहले रिक्यूजल ऑफ जजेस का मतलब क्या होता है। अगर कोई ऐसा केस किसी जज के सामने गया है जिसमें उस जज को ऐसा लगता है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उस केस का जो जजमेंट है वो प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में वो जज खुद से ही खुद को उस केस से अलग कर लेता है। इसे कहा जाता है रिक्यूजल ऑफ जजेस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए कि 2 मई को वेस्ट बंगाल के प्रोविंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला। बीजेपी के 2 मेंबर्स की मौत हुई। उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो। फर्दर 2 महिलाओं ने भी केस किया है जिनके बारे में गैंग रेप की घटना रिपोर्टेड है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को रिपोर्ट तलब किया कि वो इसका जवाब दें। वेस्ट बंगाल की सरकार ने जवाब में ये कहा कि ये सभी केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि इन केसेस को नजरअंदाज किया जाएगा या फिर इनकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को ऐसा लगा कि अगर वो इस केस की सुनवाई करते हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे और उससे ये जजमेंट प्रभावित हो सकता है, तो उन्होंने खुद से ही खुद को इस मामले से अलग कर लिया। एंड दैट वाज द केस ऑफ रिक्यूजल ऑफ जजेस। रिक्यूजल ऑफ जजेस आप समझ गए होंगे, कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ऐसी स्थिति में कोई जज खुद को अलग कर लेगा कि वो इस केस को डिसाइड नहीं करेगा। फर्दर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आपने नाम सुना होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक बहुत ही कार्डिनल प्रिंसिपल है, बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज है और उसके सामने एक कंपनी ए का केस आता है। कंपनी ए में इस पर्सन के शेयर्स हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये पर्सन कंपनी ए का केस सुनते हैं तो चूंकि इनके शेयर्स भी कंपनी ए में हैं, तो ऐसा होगा कि वो अपना खुद का ही केस सुन रहे हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है। यहाँ पे उनके विजिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ऐसी स्थिति में उस जज को चाहिए होगा कि वो खुद को इस केस से अलग कर ले, यानी कि रिक्यूज कर दे। एक दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि पर्सन ए एक हाई कोर्ट में जज हैं और उनका बेटा बी उसी हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने ही पिता के सामने एक केस लेकर प्रस्तुत होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल विजिबल है। ऐसी कंडीशन में उन जज को चाहिए होगा कि वो खुद को रिक्यूज कर लें उस केस से और उसे ना सुने। एक और केस हो सकता है जहां पर सपोज करिए कि हाई कोर्ट के एक जज के जजमेंट के खिलाफ प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब जिस पर्सन ने हाई कोर्ट में वो जजमेंट दिया था, अब वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अब वो केस अगेन उन्हीं के पास जा रहा है, मतलब उनके जजमेंट के खिलाफ जो प्ली डाली गई है वो उन्हीं के पास सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होगा। हो सकता है कि वो अपने जजमेंट को दोहरा दें। ऐसी स्थिति में भी उस जज को चाहिए होगा कि वो खुद को उस केस से अलग कर ले। हमने देखा कि कई प्रकार के केस हो सकते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस होंगे और जज को सही माना जाएगा कि वो उस केस से खुद को अलग करे। अब रिक्यूजल का प्रोसेस क्या होता है, देखिए कोई उस जज को बताता नहीं है कि आपको इस केस में रिक्यूज कर लेना है खुद को। ये जज खुद ही डिसाइड करते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि देखिए इस केस में मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं नहीं सुनूंगा, अपनी अंतरात्मा के आधार पे। हालांकि कई केसेस में जो लॉयर हैं या पार्टीज हैं वो भी ये बोल सकते हैं कि सर आप इसे मत सुनिए, इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर एक बार किसी जज ने खुद को किसी केस से अलग कर लिया तो वो मामला सीधा चला जाता है चीफ जस्टिस के पास। अब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी फ्रेश बेंच होगी जो इसे सुनेगी। क्या इस संबंध में कोई रूल्स हैं? क्लियरली नो। ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं है जो ये बताता है कि किस कंडीशन में किस जज को रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ जजमेंट हैं जो इस बारे में कुछ बातें करते हैं। लाइक रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1987। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि अगर किसी भी मामले में ऐसा बिल्कुल विजिबल हो कि हाँ बायसनेस हो सकती है इसके जजमेंट के दौरान, अगर इस बारे में कोई बात पार्टीज के दिमाग में है तो जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए। 1999 में एक चार्टर आया, नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। कोड ऑफ एथिक्स था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट किया। इसमें कहा गया कि अगर किसी जज का किसी कंपनी में शेयर है और उसी कंपनी का केस आ जाता है तो उस जज को उसे नहीं सुनना चाहिए जब तक कि वो ऐसा हो सकता है कि अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दें कि देखिए भाई मुझे इसमें ये दिक्कत है, लेकिन किसी पार्टी को कोई आपत्ति ना हो तो वो सुन सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ देना चाहिए केस। डिसीजन, एक बार अगर रिक्यूजल की रिक्वेस्ट दे दी गई है
तो वो जज खुद को रिक्यूज करेंगे कि नहीं, ये डिसीजन वो खुद ही लेते हैं। देखिए, जजेस खुद को तब भी रिक्यूज कर सकते हैं किसी केस से जबकि किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बल्कि महज ये आरोप लगा दिया गया हो कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तब भी वो कह सकते हैं कि ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा इस केस को, अब वो उस केस से खुद को विड्रॉ कर लें। इस बारे में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। जजेस कई बार रीजन बता देते हैं कि मैं इस वजह से खुद को रिक्यूज कर रहा हूं, और कई बार रीजन बिल्कुल विजिबल होता है कि भाई इसी वजह से रिक्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। देखिए, इस टॉपिक पर 2012 में प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो ये स्थापित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकते हैं। जजेस की सैलरी चार्ज होती है CFI पे, ताकि लेजिस्लेचर उस पर वोट नहीं कर सकता। चौथा यह है कि ऑफिसर और स्टाफ का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट करती है केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट करने के बाद। यहां पर देखिए, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत है, तो ये ए करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिग्मी हॉक के बारे में है। हाल ही में कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉक को मानस नेशनल पार्क में रिलीज किया गया, वेस्टर्न आसाम में। साइंटिफिक नेम है पोर्क्यूला सिल्वानिया। देखिए, बहुत कम ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने लिए घर बनाते हैं। पिग्मी हॉग उनमें से एक है। ये बनाते हैं, ये अपना घोंसला बनाते हैं जिसमें एक छत भी होती है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज होने का मतलब क्या है? ये जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, अगर ये वहां हैं मतलब वो इकोसिस्टम बढ़िया है, और अगर कम हो रहे हैं मतलब उस इकोसिस्टम के साथ दिक्कतें हैं। ये ग्रासलैंड वाले रीजन में रहते हैं, अगर ये कम हो रहे हैं मतलब ग्रासलैंड खत्म हो रहा है। हैबिटेट की बात करें तो ये वेट ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं। एक समय ऐसा था जब हिमालयन फुटहिल्स में ये उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक फैले रहते थे, नेपाल के तराई एरिया को और बंगाल के दुआर्स को कवर करते हुए। लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन आसाम के कुछ हिस्सों में ही बची है। प्रोटेक्शन स्टेटस इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में। कम हो रहे हैं ग्रासलैंड के खत्म होने की वजह से, डिग्रेड होने की वजह से, और इन्हें इलीगली मार भी दिया जाता है। देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इनमें से कौन सा जीव इंडिया में नेचुरली पाया जाता है? स्टार टोर्टॉइस, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग और स्पाइडर मंकी। सही जवाब है ए, स्पाइडर मंकी को छोड़कर ये तीनों ही इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। इसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है। इसे NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो टेक्निकल कमेटी है, उसने अपना अप्रूवल दे दिया है। ये राजस्थान में जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में बूंदी सिटी है, वहां से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप बूंदी डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहें तो ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर है बूंदी। तो यहाँ से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो बनने वाला है नेशनल पार्क। इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, नोटिफाई किया गया था। इसका एरिया कितना है, वैसे ये तो आपसे UPSC नहीं पूछेगी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे फ्लोरा मिलेंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, लाइक धोक, खैर, सलार, खिरनी और कुछ मैंगो और बेर के पेड़ भी मिलेंगे। फौना में जीवों में बात करें तो लेपर्ड, सांभर, वाइल्ड बोर, चिंकारा, स्लोथ बियर, इंडियन वुल्फ, हाइना, जैकाल, फॉक्स, टियर, क्रोकोडाइल, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने बात की कि ये चौथा बनने वाला है टाइगर रिजर्व, तो बाकी के 3 कौन से हैं? रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है, पहला। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में। कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं राजस्थान में, लाइक डिजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर और नेशनल चंबल सेंचुरी, ये आपको ट्राई जंक्शन पे मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में है। हाल ही में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसे ऐड कर दिया जाना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में एज इंडेंजर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे मैप में तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है, अंडर वाटर इकोसिस्टम है कोरल्स का, कोरल रीफ का, जिसे आप ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं, ये लगभग 2900 इंडिविजुअल रीफ्स और 900 आइलैंड से मिलकर बना है। काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से बहुत सारी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, हैबिटेट और स्पीसीज हमें यहाँ पे मिलती हैं। दैट्स वाई ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स
नेचुरल इकोसिस्टम माना जाता है दुनिया का। ये जो रीफ है ये कोरल सी में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड प्रोविंस है उसके किनारे। 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये एकमात्र ऐसी जीवित चीज है जिसे आप अंतरिक्ष से देख सकते हैं। वैसे तो चीन की दीवार भी दिख जाएगी, लेकिन वो एक निर्जीव चीज है। जो रीफ का स्ट्रक्चर है वो मेनली कोरल पॉलिप से बना हुआ है। बिलियंस ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स मिलकर इसे बनाते हैं कोरल पॉलिप्स, जिन्हें आप कह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि कोरल पॉलिप से मिलकर बना हुआ है, कोरल से मिलकर बना हुआ है, एक प्रकार की कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ क्या होते हैं? कोरल रीफ अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें कोरल्स के द्वारा एक रीफ बना दी जाती है, एक स्ट्रक्चर। जो रीफ होती हैं वो कोरल पॉलिप्स की कॉलोनीज होती हैं, मरते जाते हैं, नए पॉलिप्स उनके ऊपर आते जाते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये पॉलिप्स आपस में कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े होते हैं। इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये इंडो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं एल्गी के साथ। इंडो सिम्बायोटिक मतलब ये होता है कि एक जीव दूसरे जीव में रहने लगता है, तो एल्गीज इनके साथ बिल्कुल चिपके रहते हैं। एल्गीज इनको खाना बना के देते हैं सनलाइट से, और उन्हें मिलता है एक बेस रहने के लिए। 90% जो कोरल्स की एनर्जी होती है वो एल्गी ही प्रोवाइड कर पाते हैं। ये कैसी कंडीशंस में रह पाते हैं? कोरल्स को रहने के लिए 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, उससे कम टेम्परेचर ये नहीं बियर कर पाएंगे। सूटेबल टेम्परेचर वैसे 23 से 25 माना जाता है, 28, 29 भी चल जाएगा, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर ये बियर नहीं कर सकते। ये सलाइन वाटर में ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। सैलिनिटी 27% से 40% के आसपास होनी चाहिए। इन्हें चाहिए होता है शैलो वाटर, उथला हुआ पानी। बहुत गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि सनलाइट से जो एल्गीज होते हैं वो खाना बनाते हैं, बहुत गहराई में पानी में रोशनी नहीं जा पाएगी। तो 50 मीटर से कम डेप्थ होनी चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत और नीचे चल जाएगा, लेकिन 200 मीटर के नीचे की डेप्थ में ये नहीं रह पाएंगे। इंडिया में कोरल रीफ कहाँ है? 4 जगहों पर आपको मिलेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप आइलैंड में और गल्फ ऑफ कच्छ में। 1/3 से ज़्यादा जो दुनिया के कोरल रीफ्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलेंगे। बेनिफिट्स ये हैं कि ये ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल कैलेमिटी से, एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे कि इसका नाम ही है ग्रेट बैरियर रीफ। ये रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं बिकॉज लोग यहाँ पे घूमने टहलने जाना पसंद करते हैं। ये फिशेस, स्टारफिश और सी एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए, कोरल्स के ऊपर 2018 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कोरल रीफ के ऊपर। दुनिया का जो ज़्यादातर कोरल रीफ है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलता है। दूसरा ये है कि मोर देन 1/3 जो वर्ल्ड के कोरल रीफ हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलते हैं। जो कोरल रीफ है वो जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनसे ज़्यादा एनिमल फाइला यानी कि एनिमल की जो प्रजातियां हैं उनको होस्ट करता है, अपने पास रखता है। सही जवाब है डी। ये तीन के तीनों ही जो गिवन स्टेटमेंट है कोरल रीफ के बारे में वो करेक्ट है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो दुनिया के पहले जीएम रबर सैपलिंग के बारे में है। जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का एक पौधा अभी हाल ही में आसाम के गुवाहाटी में प्लांट किया गया और ये दुनिया का पहला है। देखिए, इसे इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि ये नॉर्थ ईस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकता है, ग्रो कर सकता है। अब ऐसा क्यों किया गया है इस पर अभी हम बात करेंगे। बिफोर दैट इसे डेवलप किया गया है केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल रबर होता है वो वार्म और ह्यूमिड अमेज़न का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहां पर रहता है। मतलब नेचुरली ये नॉर्थ ईस्ट के ठंडी वाले इलाकों में नहीं रह सकता। अब इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, जबकि रबर के पौधे ठंडे इलाकों में नहीं रह पाते। तो इंडिया में फिर ये उगता कैसे है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? एक्चुअली में जब भी वहां ठंड का मौसम आ जाता है तो एक बहुत लंबे समय तक इन पौधों की ग्रोथ सस्पेंडेड रहती है विंटर के मंथ में। इससे बहुत नुकसान होता है। अगर ये विंटर के मंथ में भी ग्रो कर पाए तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो उस क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। तो जो इमेच्योरिटी पीरियड होता है इस पूरे रीजन का, ठंडी के मौसम में ग्रोथ नहीं ले पाते बिकॉज ये सुटेबल ही नहीं होता उनके लिए, तो नुकसान होता है जो भी इन्हें प्लांट करते हैं उनको। तो अब हमने जो ये इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है उसके बाद ये ठंडी के महीने में भी ग्रो करेंगे, मतलब इंडिया का जो रबर प्रोडक्शन है वो इससे बढ़ेगा। इसके लिए इसमें एक एडिशनल कॉपी ऑफ जीन डाला गया है जिसे आप MNSOD बोल सकते हैं। जो MNSOD जीन है ये इन प्लांट्स को एडवर्स इफेक्ट से बचाता है, चाहे वो ठंडी हो या फिर ड्रॉट। मतलब अभी ठंडी के मौसम में भी ग्रो कर पाएंगे जैसा कि पहले नहीं हो पाता था। तो प्लांट अब फास्टर ग्रोथ इस रीजन में अवेल करेगा। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जो भी बायोसेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड थे वो सब ऑप्ट किए गए हैं इसे प्लांट करते वक्त। फर्दर अक्सर ये खतरा बताया जाता है
कि अगर आप एक जीएम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसका जेनेटिक मटेरियल स्प्रेड हो जाएगा, जो नेटिव प्लांट्स हैं उनमें, उससे म्यूटेशन हो सकता है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो रबर का पौधा है इसका कोई भी जेनेटिक मटेरियल स्प्रेड नहीं होगा बाकी के पौधों में, तो इसका बिल्कुल खतरा नहीं है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो येलो गोल्ड 48 के बारे में है। हाल ही में बेयर, जो कि जर्मन एग्रोकेमिकल मेजर या कंपनी है, उन्होंने अपना पहला येलो वाटरमेलन की एक वैरायटी जिसे नाम दिया गया है येलो गोल्ड 48, उसे सैमनिस ब्रांड के तहत इंडिया में लॉन्च किया। देखिए, अक्टूबर से फरवरी के महीने में इसे आप प्लांट कर सकते हो और ये मार्केट में मिड जुलाई तक रह सकता है। अप्रैल के आसपास आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में अभी से। इसके पहले 2 सालों तक इसका लोकल ट्रायल हुआ है कि वो इंडिया के मार्केट के लिए सूटेबल है कि नहीं। जो कंपनी है वो जो लोग इसे ग्रो करेंगे उनके मार्केट लिंकेज के लिए भी काम करेगी, ताकि अगर वो फसल उगा रहे हैं ये वाला तो उनका बिक भी जाए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये हाई यील्ड देगा, इनकम पोटेंशियल अच्छी होगी जो भी लोग इस वाटरमेलन को उगाएंगे। फर्दर वाटरमेलन की एक नई वैरायटी हमारे सामने आ जाएगी, तो यील्ड पोटेंशियल, बेटर डिसीज कंट्रोल, पेस्ट टॉलरेंस इसकी है, तो ये अच्छे रिटर्न दे सकती है जो भी लोग इसे ग्रो करेंगे उन्हें। तो ये वाटरमेलन की एक नई प्रजाति के बारे में बात हो गई। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। रिक्यूजल ऑफ जजेस, इसके बारे में फॉर्मल रूल्स हैं जो इसे गवर्न करते हैं। पिग्मी हॉग एक इंडिकेटर स्पीसीज है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडियंजर्ड है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है। कोरल रीफ केवल फ्रेश वाटर कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं। वर्ल्ड का पहला जीएम रबर सैपलिंग केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्लांट किया है, डेवलप किया है। इसकी एडिशनल कॉपी, इसमें एक एडिशनल कॉपी है जीन की MNSOD। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। सेशन की PDF ओनली ऐसे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं मिलते हैं और कोई सोर्स नहीं है उन्हें अवेल करने का। तो इंश्योर करें कि आपने उसे जरूर से ज्वाइन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्दर आप ओनली एज थिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पे। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।